My dear student, today our topic is again Ukraine crisis. So, as we know, nowadays it's a very big issue on globe. So, Ukraine crisis, as per our last discussion, uh, it is a very important issue, not only in view of Russia and USA, EU and other NATO countries. This is a very important issue also in worldwide, because all the transactions are going on as far as natural resources and others. So the background of Ukraine crisis, many hidden topics are playing their role on that position. So we now I want to discuss with all of you. First of the administration of Russia and the administration of European countries and administration behind other continent. So what is the role all of them? NATO. This is North Atlantic Treaty Organization. इसका इस्टेब्लिशमेंट 1949 अप्रैल। इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ? 1949 में। इसका क्या कार्य था? इसका मूल रूप से कार्य था कि जो नॉर्थ अटलांटिक ओशियन के पास के जो कंट्रीज थे, उनकी जो सिक्योरिटीज थी, इन द सेंस ऑफ पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक, इकोनॉमिक, सोशल, ऑल एस्पेक्ट से जो ये कंट्रीज हैं, ये एक हुए कि हम एक समन्वित विकास करेंगे और ये जो विकास हो वो कंटिन्यू चलता रहे। और ये कौन सी व्यवस्था के अनुसार चले? कैपिटलिस्ट। नाटो कंट्रीज फॉलोड बाय कैपिटलिस्ट पैटर्न ऑफ आइडियोलॉजी। इसमें क्या था? यहां जो रिसोर्सेज थे, वो रिसोर्सेज जो कैपिटलिस्ट थे, वे सारे जो रिसोर्सेज थे इस व्यवस्था में, वे कहां पर? जो गवर्नमेंट थी और जो प्राइवेट सेक्टर थे, यह दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन था। इसी कारण इन दोनों के डिस्ट्रीब्यूशन में जो एक वर्ड आया, वो वर्ड क्या था? पब्लिक एंड प्राइवेट पार्टनरशिप। पब्लिक एंड प्राइवेट पार्टनरशिप, 3P। जो वहां के कार्य थे, यानी वो पब्लिक यानी सरकार भी कार्य करती थी और प्राइवेट को भी कुछ कार्य दिए जाते थे, और दोनों मिलकर भी वेंचर्स स्थापित करते थे और सब मिलकर काम करते थे। यह इनका एक ऐसा इनिशिएटिव था जिससे हमारा विकास, यानी इन सभी कंट्रीज का जो विकास था, इसमें उस समय कितने कंट्रीज थे? 12 कंट्रीज थे। उस समय 12 कंट्रीज थे, लेकिन नाउएडेज 30 कंट्रीज आर देयर। इसमें 30 कंट्रीज हैं इसमें, नेटो में। और इनकी जो व्यवस्था थी इस तरीके से कि जो अटलांटिक ओशियन के पास कंट्रीज थे, जियोग्राफिकल एरिया जिसका उनसे मिलता था, वे सारे एक होकर के इस आधार पर कैपिटलिस्ट जो उनकी इकोनॉमी थी उसके आधार पर उनको डेवलप करना था। इसको काउंटर करने के लिए उस समय जो रसिया था, यूएसएसआर, यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, 1922। यूएसएसआर की स्थापना कब हुई थी? 1922 को। इनका क्या था? इनका सोशलिस्ट पैटर्न था। इसका पैटर्न क्या? सोशलिस्ट, समाजवादी। समाजवाद क्या होता है? समाजवादी, इट्स अ नरेशन wherever the resources of
those countries, the resources of all the country, all resources of all available natural and physical, they are distributing by the equality of the people. तो यहाँ पे क्या हुआ, जो वार्सा पैक्ट था, इन लोगों ने यूएसएसआर ने वार्सो पैक्ट की स्थापना की 1955 में। तो इनका क्या मतलब था कि इनको काउंटर करना था। जो इनकी व्यवस्था थी कैपिटलिस्ट पैटर्न की इकोनॉमी थी और इन आधार पर इनको डेवलप करना था, यानी जो रिसोर्सेज थे वो डिवाइड कर दिए गए। और यहाँ पर जो वार्सा पैक्ट था, इसमें क्या हुआ, इस वार्सा पैक्ट में यूएसआर ने क्या किया, इन्होंने कहा सोशलिस्ट पैटर्न, यानी जो काम होगा सारा, जो गवर्नमेंट का काम होगा वो किसका होगा, गवर्नमेंट का सारा काम कौन करेगा, सरकार ही करेगी। यानी जो रिसोर्सेज है और जो पब्लिक को फैसिलिटीज देनी है वो सारा काम कौन करेगा, सरकार करेगी। यानी यहाँ पब्लिक से कोई लेना देना। यहाँ तक कि ये जो कम्युनिस्ट पैटर्न की व्यवस्था थी, यहाँ पर बहुत सारी चीजें जो डे बाय डे के कार्य होते थे, डे बाय डे के यूज के कार्य होते थे और प्रोडक्ट से, उन सब पर नियंत्रण इनका होता था, इसलिए यह उतनी जल्दी विकसित नहीं कर पाए। इनकी समस्या यहाँ खड़ी हो गई। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपने जो संसाधन थे उनको डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया और लोगों के पास दिया ही नहीं, यानी पावर का डेलीगेशन ही नहीं किया, सारा पावर अपने ऊपर सेंट्रलाइज रखा। अब यहाँ पे जो यूक्रेन क्राइसिस है, यूक्रेन क्राइसिस के सारे बैकग्राउंड काम कर रहे हैं इस समय, और इसी की ही सारी देन है जो ये सारी समस्या पैदा हुई है। यहाँ पे जो आज समस्या जो आज है हमारे सामने, वो इसी की देन है, ये सब की देन है उसमें। अब क्या होता है कि एक सीटो स्थापित होता है साउथ ईस्ट एशियन ट्रेडी ऑर्गेनाइजेशन, ये 1954 में, ये यूएसए के द्वारा स्थापित किया जाता है। फिर सेंटो स्थापित किया जाता है 1955 में इसी के द्वारा। इन सब का मतलब था कि किसी न किसी तरीके से हमारा जो साउथ ईस्ट हो और सेंट्रल ईस्ट हो, तो साउथ ईस्ट और सेंट्रल ईस्ट की जो कैपिटल की व्यवस्था हो और जो पॉलिटिकल की व्यवस्था हो, जो वहां पे रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन हो, वो कैपिटलिस्ट पैटर्न ऑफ आइडियोलॉजी पर किया जाए, कैपिटलिस्ट पैटर्न पे आइडियोलॉजी किया जाए। और इसीलिए फिर जब कोल्ड वार समाप्त हुआ तो EU 1992 में यूरोपीय यूनियन बना। यूरोपीय यूनियन क्यों बना? क्योंकि ये जो इनका डोमिनेंस था, जो कैपिटलिस्ट पैटर्न का डोमिनेंस था, इनका डोमिनेंस जो यूरोप के कंट्रीज हैं उस पर हावी ना हो जाए, इसलिए EU की स्थापना 1992 में की गई। और इसका करंट ये है कि ब्रिटेन इससे जो है अभी समय अलग हो गया है। और यहाँ जो वार्सा पैक्ट था, वार्सो पैक्ट, इसमें जो यूएसएसआर था, इसका क्या मतलब था कि हम सोशलिस्ट पैटर्न के आधार पर अपना कार्य करेंगे। लेकिन जब 25 दिसंबर 1991 में क्या हुआ, डिसइंटीग्रेट हो गया, यानी जो रूस था उसका डिसइंटीग्रेशन हो गया। तो अब इसका कोई मतलब नहीं रहा, इसका कोई मतलब नहीं रह गया, क्योंकि इस आपसे आप खत्म हो गया इसमें। अब क्या हुआ, बीच में ये जब समाप्त हो गया तो नेटो ने अपनी पूरी व्यवस्था की कि जितने भी इसको टूट करके कितने राज्य बने, 15 कंट्री बने, 15 कंट्री बने। तो इसने यह व्यवस्था किया कि जितने सारे इसके रूस के जो अलग अलग देश बने उसको इसमें शामिल कर लिया जाए। लेकिन एक ओरल क्या बात हुई थी रसिया में, रसिया और यूएसए में, कि इसके जितने पुराने वाले जो राज्य थे और अब देश बन गए, इसमें नाटो में शामिल नहीं होंगे। अब क्या हुआ, इसने अपना विस्तार करता रहा,
किसके माध्यम से? नेटो के माध्यम से, यानी यूएसए नेटो के माध्यम से विस्तार करता रहा। और उसके बाद फिर जो यूरोपियन कंट्री थी उस पर भी अपना धीरे धीरे डोमिनेंस बढ़ाता रहा नेटो। और उसी डोमिनेंस को कम करने के लिए यूरोपीय यूनियन की स्थापना हो गई। अब यूरोपीय यूनियन ने बाद में अपना 1999 में जनवरी इन्होंने अपना एक अलग ही मनी सर्कुलेट किया जो पूरे यूरोपीय यूनियन कंट्रीज में एग्जीक्यूट होता है। और अब क्या हुआ कि इस समय जो कंडीशन है उस कंडीशन में जो यूक्रेन है यहाँ की जो सत्ता थी काफी दिनों तक, जो सोवियत रूस पहले था अब रूस है, रूस के इशारे पे यहाँ पे सत्ताधीश होता था व्यक्ति। इसी कारण 2004 में विक्टर यानुकोविच यहाँ के प्रेसिडेंट हुए और बाद में उनको सत्ता से हटा दिया गया और विदेश में शरण लिए। ये जो यूक्रेन है इसमें यहाँ का जब इसके डोमिनेंस में आ गया तो जब यहाँ का संविधान लिखा गया तो उसके संविधान के एक लाइन व्यवस्था कर दी गई कि ये जो यूक्रेन है यह नाटो में शामिल होने के लिए प्रयास करेगा, यानी ऐसा माहौल ये विकसित करेगा ऐसा कि जो नाटो में शामिल हो जाए। यही जो क्लाज है, आज जो युद्ध हो रहा है इस युद्ध का यही कारण है। वह क्लाज कौन सा क्लाज? जो यूक्रेन का कॉन्स्टिट्यूशन है। नहीं आ रहा है। यूक्रेन का कॉन्स्टिट्यूशन, जो यूक्रेन का कॉन्स्टिट्यूशन है, यूक्रेन के कॉन्स्टिट्यूशन में एक क्लास दिया गया कि यूक्रेन प्रयास करेगा नाटो में शामिल होने करने के लिए। अब नाटो का क्या है कि नाटो के क्लास है उसमें है नाटो क्लास 5 में लिखा है कि जो भी कंट्री नाटो के किसी देश पे हमला करेगा वह हमला पूरे 30 देश यानी जो इसके सदस्य हैं सब पर हमला हुआ माना जाएगा। तो अब क्या है, अब नाटो की फोर्सेस देखिए, नाटो जो है हर साल 1106 अरब डॉलर खर्च करता है, इसका सिक्योरिटी एक्सपेंडिचर है 1106 अरब डॉलर। और जो रशिया का है ये 61.7 अरब डॉलर है। उसके बाद नाटो के पास 33 लाख की आर्मी है, यानी जो सोल्जर है इसके जो आर्मी फोर्सेज है उनकी संख्या कितनी है? 33 लाख। और रशिया के पास क्या है? 12 लाख है। लेकिन एक कमाल की बात और देखने वाली क्या है, जो नाटो के पास है, या यह कह लीजिए कि नाटो के पास और प्लस पूरे वर्ल्ड में जो है 14,500 एटम बम, जो 14,500 एटम बम है पूरे वर्ल्ड में, उसमें जो रसिया के पास अकेले ही 7,500 एटम बम है। आप सोचिए एक एटम बम से, जब हिरोशिमा और नागासाकी, आपको पता होगा 1945 में जब यूएसए ने बम ब्लास्ट किया था, तो एक जो एटम बम था उससे जो रेडिएशन हुआ था उससे 8 गुना, यानी आज का जो बम है जितना इसके पास जो कैपेसिटी है, जो पावर है, वह उससे मतलब 8 गुना क्या 400 गुना तक, मतलब उसका आंकड़ा अभी सीधे सीधे नहीं है लोगों का, कोई कुछ भी कहता है, लेकिन आप मान के चलिए कि इससे कई गुना उसका प्रभाव पड़ेगा, दुनिया बर्बाद हो जाएगी। क्योंकि उसका जो रेडिएशन है वो रेडिएशन पूरे वातावरण में फैल जाता है और इतना तीव्र रेडिएशन होता है कि जो
हमारी लेयर है जो है जैसे लिथोस्फीयर होता है, स्ट्रेटोस्फीयर होता है, आयनोस्फीयर होता है। तो जो स्ट्रेटोस्फीयर होता है उस पर इतनी मोटी परत जम जाती है उससे कि सूर्य की रोशनी ही कुछ दिन तक नीचे नहीं आ पाती, और जिसके कारण अनेक प्रकार से दिक्कतें खड़ी होती हैं। और यहाँ तक है कि अगर अधिक एटॉम बम का जो है ब्लास्ट किया गया तो ऐसा भी हो सकता है कि हम आज के 18,000 वर्ष पीछे चले जाएं, यानी हिमयुग का जो था, हिमयुग की तरफ हम जा सकते हैं। इसलिए बहुत ही खतरनाक है। तो लेकिन आज के दुनिया में क्या हो रहा है, अब जो ये चल रहा है सिनेरियो, अगर कभी मिसहैपनिंग हो जाए कोई और एटम बम का प्रयोग किया जाए तो एक होड़ सी लग जाएगी इसके लिए, क्योंकि हर कोई ये चाहेगा कि अगर मेरे पास एटम बम नहीं होगा तो हम सुरक्षित नहीं होंगे, यानी एटम बम ही सुरक्षा की गारंटी है। जैसे आज यूक्रेन के पास होता है, सपोज कीजिए कि यूक्रेन के पास 2000 बम थे, अगर उसके पास एक भी बम होता तो शायद ये हालत नहीं होती। कारण क्या है? कारण यही है कि अब आज उसकी कोई सहायता करने वाला नहीं है। अमेरिका ने तो पहले उसको चढ़ा दिया आगे कि चलिए ठीक है, मैं आपकी सहायता करूंगा, लेकिन आज तो उसके पीछे कोई नहीं है। इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है कि जो अमेरिका है या अपना बिजनेस पॉइंट आप देख रहे हैं, हमारा क्या लाभ है उससे। नेटो भी यही देख रहा है क्या लाभ है, और ईयू भी देख रहा है हमारा क्या लाभ है। अब ईयू अगर आ जाए इसमें सहायता करने के लिए यूक्रेन का, तो इससे क्या हो जाएगी, क्योंकि यूएसए जो रसिया है यहाँ से हो करके बहुत सारी जो गैस की सप्लाई है, अभी बल्कि जर्मनी ने रोक दिया है कुछ दिनों के लिए रसिया का जो गैस की पाइपलाइन का काम हो रहा था। तो जो बहुत सारे मिनरल्स है, रिसोर्सेज है, नेचुरल रिसोर्सेज है, वह सारा इनको सब बंद हो जाएगा, ईयू को सब बंद हो जाएगा, ये डार्क में चले जाएंगे, अंधकार हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं हो पाएगा, बिजली नहीं रह पाएगी इनके पास, और ठंडा प्रदेश है तो इसलिए उनको दिक्कत होगी। तो यूएसए, नेटो और ये सब लोग अपना बिजनेस देख रहे हैं कि हम बर्बाद हो जाएंगे, इसलिए यहाँ आ नहीं रहे हैं। और रूस बोल भी पा रहा है कि अगर इसमें इनके सहायता के लिए कोई आया तो तीसरा विश्व युद्ध निश्चित है, और इसमें ऐसा होगा जो कोई सोच भी नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जब देखेगा कि हमारी तरह से है तो ये एटम बम का प्रयोग करेगा और उससे नुकसान ही होगा। तो अब यहाँ के अभी कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जो न्यूट्रल है, न इनके तरफ है न उनके तरफ है। अब जैसे अभी जो युद्ध चल रहा है इसमें क्या हुआ, एक आपने सुना होगा यूएनएससी, ये क्या है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। यह जो है, जो यूएनओ है, यूएनओ का एक पार्ट है, एक अंग है उसका, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। इसमें कितने मेंबर होते हैं? इसमें 15 मेंबर होते हैं। 15 मेंबर में 5 मेंबर जो हैं वो परमानेंट मेंबर हैं, और 10 मेंबर दस क्या है, यह जो है 5 परमानेंट मेंबर हैं और 10 क्या है, परमानेंट मेंबर नहीं है। ठीक है, 10 परमानेंट मेंबर नहीं, यानी अस्थायी मेंबर है वो। अब इसमें क्या हुआ, एक प्रस्ताव आया, किसके खिलाफ प्रस्ताव आया? रूस के खिलाफ। अब इसमें जो है, यहाँ जो प्रस्ताव था वो पास नहीं हो पाया, क्योंकि रूस के पास वीटो पावर है, चाइना के पास वीटो पावर है, और जो भारत है इसने अपना मत का प्रयोग नहीं किया, इससे दूरी बनाए रखा भारत ने। फिर यूएनएससी, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन काउंसिल। अब इसमें क्या हुआ, इसमें जो 13 कंट्रीज हैं उन्होंने हिस्सा नहीं लिया, जिसमें भारत है, पाकिस्तान है और चाइना है, और बाकी देशों ने, और एक इरिट्रिया है जो रूस के पक्ष में था। बाकी सारे देश रूस के खिलाफ थे, तो यहाँ प्रस्ताव पास हो गया। कहने का मतलब है जितने सैंक्शंस इम्पोज करने हैं रसिया के ऊपर और कंट्री के द्वारा, वो सब किए जा रहे हैं। अब यूएन ने भी काफी सैंक्शन लगाया है, यू ने भी काफी सैंक्शन लगाया, किसके ऊपर? रसिया के ऊपर। उसके जितने बैंक से, जितने ट्रांजैक्शन से बैंक का, वो सब उन्होंने बंद कर दिया, प्रॉपर्टी भी सीज कर ली।
अब क्या है, यूएसए और भारत की क्या स्थिति है। अब देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका का एक संगठन है जिसका नाम है काटसा। ये क्या करता है कि जो रसिया के पास S-400 एक मिसाइल है, यानी ये क्या है, सरफेस टू एयर मिसाइल, यह भारत के साथ एग्रीमेंट हुआ है। किसके साथ? इंडिया के साथ। इंडिया के साथ एग्रीमेंट हुआ है। अब अगर भारत, वैसे भारत के पक्ष में तो यही है कि वो कभी भी जो है रसिया के खिलाफ ना जाए, इसी कारण नहीं जा रहा है। तो इसका एग्रीमेंट है इसके साथ देने के लिए। लेकिन काटसा क्या है, एक आता है कि जो भी देश इसको लेने के लिए S-400 जो मिसाइल है इसको लेने के लिए एग्रीमेंट करेगा, किसके साथ? रसिया के साथ, हम उसके ऊपर सैंक्शन इंपोज करेंगे। क्या करेंगे? सैंक्शन इंपोज करेंगे। तो ये दिक्कत है किसके साथ? इंडिया और यूएसए के इंटरनेशनल रिलेशन के साथ में। अब इसमें जो चाइना है, चाइना क्या देख रहा है? चाइना जो हाल रूस और यूक्रेन के साथ है, लगभग वही चाइना और ताइवान, वही ताइवान के साथ है। अब ताइवान देखिए, ताइवान के पास अपना जो है, इसके पास अलग फ्लैग है, आर्मी है और करेंसी है, सब कुछ अलग है। लेकिन एक अपना, ये हमेशा इसके ऊपर अपना डोमिनेंस दिखाता है। चाइना ताइवान के ऊपर डोमिनेंस दिखाता है, इसको अपने कब्जे में लेना चाहता है। ठीक है। अब यहाँ पर इसका यही प्रभावित हो सकता है। शायद जब पीकिंग गए थे, या वहां ओलंपिक खेलों का उद्घाटन था, तो दोनों में मौन सहमति बन चुकी कि आप यूक्रेन पर करेंगे, हम कुछ नहीं कहेंगे। और फिर ये रसा बोला होगा कि आप ठीक है, आप ताइवान पर कोशिश करें, हम कुछ नहीं बोलेंगे, मौन स्वीकृत रहेगी। देखिए, दोनों के बीच न्यूट्रल स्थिति है। और आज की स्थिति क्या है कि रसिया और चाइना के बीच जो ट्रेड है वो 147 अरब डॉलर का है। ये बहुत बड़ा है, इसलिए भी दोनों एक मंच पे हैं। और उसके बाद एडिशनल गैस पाइपलाइन की एक बात चल रही है जो चाइना और रूस के बीच 30 सालों तक चल रहा है। ठीक है। उसके बाद ये तो हो गया चाइना और रूस की बात। अब जो अमेरिका है और यूएसए, अमेरिका और चाइना है, इन सब के बीच में क्या दिक्कत है कि जो चाइना है उसकी 254 कंपनियां अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज में क्या है, लिस्टेड है। अगर कुछ ज्यादा इसमें करता है तो आप समझ सकते हैं 254 कंपनियों का प्रभाव पड़ेगा। तो इसलिए, और अमेरिका हमेशा, चूंकि जो वियतनाम है, जो साउथ चाइना सी है, तो चीन जो अपना दादागिरी करता है तो वहां पर प्रॉब्लम खड़ी होगी अगर डायरेक्ट इनका इन्फ्लुएंस होता है। तो ये जो यूक्रेन का आज का संकट है, इसके पीछे ये सारे बैकग्राउंड काम कर रहे हैं। यहाँ एक नहीं, सारे बैकग्राउंड उसके पीछे काम कर रहे हैं। तो आज की जो परिस्थिति है वो ये है कि यूक्रेन डटा हुआ है कि हम किसी तरीके से पूर्ण रूप से उसको अपने कब्जे में ले लें, और वहां का जो शासन है वो हमारे अनुसार, यानी जो हम जैसे हमारे इशारों पे चले, जो मैं चाहता हूं इसी अनुसार शासन चले। तो इसी कारण यूक्रेन ने खार्किव और ओडिशा, जितने भी वहां मुख्य थे, और उसके बाद चेरनोबिल, जितने सब एरिया उसको कब्जे में कर लिया है। और केवल एक ही बाकी है, मेन जो वहाँ की सिटी, जो कैपिटल है कीव, उसको कब्जे में वो करना चाहता है। तो मूल रूप से यह स्थिति ये है कि इनको अपनी विचारधारा कायम करना है और अपने देश की जो अखंडता और उनकी सीमा को अक्षुण्ण बनाए रखना है। और ये ठीक भी है, क्योंकि
कोई भी देश हो ये चाहेगा कि हमारी सीमा पर जो हमारा विरोधी है कम से कम उतने बगल में आकर के और कोई ऐसा काम ना करे जिससे हमारे अहित हो, हमारी अखंडता प्रभावित हो। तो आज का टॉपिक जो है यहीं समाप्त होता है और फिर हम जल्द मिलेंगे। ओके, थैंक यू।